नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश में नई इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होने वाली है और उस गवर्नमेंट को हेड करने वाले हैं मोहम्मद यूनुस, जो कि काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, नोबल लॉरेट भी रह चुके हैं और अभी फिलहाल ये ओलंपिक्स में मौजूद थे। वहाँ पर इनको एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत मोहम्मद यूनुस की है। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम दो चीज़ें समझने वाले हैं। एक तो मोहम्मद यूनुस कौन है, आपने बांग्लादेश की राजनीति में शायद इनका नाम पहले नहीं सुना होगा या पॉलिटिकल करियर में भी इनका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। उनके बारे में टोटल कंप्लीट नॉलेज लेंगे कि ये पर्सन कौन है, कैसे पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में कितना एक्टिव रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और दूसरी तरफ जमाते इस्लामी का भी नाम आपने देखा होगा इस वीडियो के थंबनेल पर। तो जमाते इस्लामी का इस पूरे बांग्लादेश क्राइसिस से क्या कनेक्शन है और उनकी हिस्ट्री क्या है, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। बिकॉज जमाते इस्लामी के ऊपर यहाँ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है शेख हसीना के बेटे ने। तो उन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें समझाऊंगा उसको आप बाय द वर्ड्स मत लेना, बिटवीन द लाइंस भी समझने की सारी चीज़ें कोशिश करिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मोहम्मद यूनुस की बात करें तो मोहम्मद यूनुस जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के अभी हेड बनने वाले हैं, मतलब कि बांग्लादेश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, वो अब ढाका पहुंच चुके हैं और अब उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी होनी है। अब वो मिलिट्री लीडर, मतलब वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बांग्लादेश के। अब वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए, बहुत लोग का नाम सामने चल रहा था। बीएनपी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का नाम चल रहा था कि इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर शायद बन जाएं। हमें लग रहा था खालिदा जिया, जिनको हाउस अरेस्ट से छोड़ दिया गया है, वो आगे आकर के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। लेकिन सबके मिले जुले कंसेंसस मतलब मिलिट्री, उसके साथ अपोजिशन और स्टूडेंट लीडर्स, वो स्टूडेंट लीडर्स जिनका सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट बांग्लादेश में पिछले एक महीने से चल रहा था कोटा सिस्टम के खिलाफ, जो कि कोटा सिस्टम से बढ़ करके मास मूवमेंट बनता है और शेख हसीना का रेजिग्नेशन जो है वो लोग डिमांड करने लगते हैं। तो इन स्टूडेंट्स लीडर्स ने, उसके साथ साथ मिलिट्री ने और उसके साथ में अपोजिशन की पार्टीज़ ने मिल करके ये कंसेंसस, ये सेम पेज पर आकर के डिसीजन लिया है कि मोहम्मद यूनुस जो कि एक नोबल लॉरेट हैं, उनको ही अब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए बांग्लादेश का, जब तक चुनाव बांग्लादेश में नहीं हो जाते हैं। अब आते हैं मोहम्मद यूनुस के ऊपर, इनकी लाइफ क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मोहम्मद यूनुस का बचपन देखोगे तो वो बचपन चिट्टगांव में गुजरा है। वो बाथुआ के विलेज में पैदा हुए थे 1940 में, जब अनडिवाइडेड इंडिया था। तो मतलब वो एक अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, वहीं पर पले बड़े, सारी शिक्षा विक्षा सब कुछ वहीं पर उन्होंने चिट्टगांव में ही ग्रहण की। इंडिया के डिवीजन के बाद जो है चिट्टगांव जो है वो बांग्लादेश में चला जाता है, आपको पता है। और उसमें वहाँ पर उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी 1957 में। 1960 में अपना बैचलर्स किया, 61 में अपनी मास्टर्स डिग्री करी। उसके बाद बैचलर्स मास्टर्स करने के बाद ये वहीं पर ढाका यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च असिस्टेंट लग जाते हैं और वहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम करने लगते हैं। और उसके बाद एक ही साल में, मतलब एक साल से भी कम समय में, ये फिर चिट्टगांव की यूनिवर्सिटी में, चिट्टगांव के कॉलेज में ये प्रोफेसर बन जाते हैं। अब इस सब कुछ चल रहा था, तभी उसी दौरान इनको फुलब्राइट, यूएस की फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिल जाती है और उसके बाद ये यूएस का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर जाकर के अपनी पढ़ाई करते हैं और फाइनली फिर वहाँ से ये पीएचडी भी करते हैं वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से 1971 में। और अभी 1971 में आपको पता है कि बांग्लादेश की सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो गई थी पॉलिटिकली। वहाँ पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो गया था। शेख मुजीबुर रहमान के अंडर में ये मूवमेंट काफ़ी आगे तक बढ़ गया था, इंडिया का सपोर्ट मिल चुका था, मुक्ति बाहिनी का फॉर्मेशन हो चुका था। ये सारी चीज़ें बांग्लादेश में चल रही थी, उसकी सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी थी। पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश में पहुंच चुकी थी और वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा था वो सब कुछ हो रहा था। और अभी ये सब कुछ देख रहे हैं, यूएस में ही बैठे थे ये, वहीं से सारा कुछ देख रहे थे। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अपने देश से छोड़ करके ये हट चुके थे, बल्कि अपने देश के साथ काफ़ी जुड़ाव था इनका, क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई नौकरी यूएस में चल रही थी। तो उस दौरान इन्होंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे थे बांग्लादेश के फ्रीडम मूवमेंट के सपोर्ट में, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान के सपोर्ट में। और काफ़ी बांग्लादेश के फ्रीडम मूवमेंट को इन्होंने प्रेस किया था, बहुत सपोर्ट किया था अपने आर्टिकल्स के थ्रू। वो आर्टिकल्स आपको अभी भी देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद कई सारी इन्होंने किताबें भी लिखी हैं जिसमें आपको मिल जाएगा कि इन्होंने बांग्लादेश का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, बंगला को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, बंगला लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो उस तरीके के व्यक्ति हैं मोहम्मद यूनुस। फिर फाइनली क्या होता है कि 1972 तक तो ये यूएस में ही रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यूएस में से ये अपने देश वापस आ जाते हैं। जब बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है, वहाँ पर सरकार बन जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है, तो फिर ये बांग्लादेश में वापस आते हैं
काम करने के मकसद से। और उसके बाद क्या होता है कि 2 साल बाद ही इनके आने के 1974 में बहुत ज़बरदस्त फेमीन आता है बांग्लादेश में। शायद आपको पता होगा बांग्लादेश का ये फेमीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इसमें कई सारे लोगों की, कहते हैं हज़ारों लोगों की जान चली गई थी इस फेमीन में, क्योंकि अभी बांग्लादेश आज़ादी हुआ था तो इकोनॉमिकली उतना सस्टेनेबल कंट्री भी नहीं था। और उस टाइम पर फेमीन ने जब यहाँ पर स्ट्रक किया था तो हालत ख़राब हो गई थी बांग्लादेश में और बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली गई थी। सरकार पूरी तरीके से इसको संभालने में फेल हो गई थी। और क्योंकि सरकार में भी इंटरनली काफ़ी ज़्यादा खिंचाव चल रहा था, 2 तरीके की पार्टीज़ थी जिसमें काफ़ी खिंचाव था। एक तरीके की पार्टी ऐसी थी जो पाकिस्तानी बैक्ड पार्टी थी, जिसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि बांग्लादेश अलग देश क्यों बना, पाकिस्तान के साथ ही मिल करके रहना चाहिए था। और दूसरी पार्टी शेख मुजीबुर रहमान, आपको पता है, उनकी पार्टी थी। तो आपस में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी थी बांग्लादेश में उस समय पर, 1974 के फेमीन के टाइम पर। तो इस वजह से भी सरकार इसको ढंग से ट्रीट नहीं कर पाती है। और तब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में मौजूद थे और फिर इन्होंने इसी फेमीन के टाइम पर गांव में काम करना शुरू किया। और गांव में काम करते वक्त इनको समझ में आया कि बहुत ज़बरदस्त गरीबी है बांग्लादेश के अंदर में। तो उस गरीबी को दूर करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला जिसको ये ग्राम सरकार कहते थे। ग्राम सरकार बेसिकली क्या था कि एक जैसे पंचायत हम देखते हैं अपने, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली पंचायत जैसे इस्टेब्लिश होती है, तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट ये ग्राम सरकार का था इनका, कि हर गाँव में एक ग्राम सरकार बनाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि कैसे अपने फंड्स को अच्छे से यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म तक कैसे चला सकते हैं चीज़ों को। इन सारी चीज़ों के ऊपर लोगों को गाइड करेंगे, इस ग्राम सरकार के थ्रू फैसले करेंगे जल्दी जल्दी चीज़ें ताकि हो पाएँ। लेकिन बाद में क्या होता है कि सरकार, अब ये ग्राम सरकार इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? कि सरकार का कहना यह था कि आप गवर्नमेंट एक ऑलरेडी है आपके देश में, आप पैरेलल गवर्नमेंट नहीं खड़ी कर सकते किसी भी लेवल पे, ना विलेज लेवल पर खड़े कर सकते हो, ना सिटी लेवल पर खड़े कर सकते हो, किसी भी लेवल पर आप एक पैरेलल गवर्नमेंट नहीं खड़ी कर सकते। इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। और फिर इनको भी समझ में आता है कि हाँ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, ये बिल्कुल मतलब गलत है कि आप पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी करते हो। तो फिर ये लगातार गाँव में काम करना शुरू करते हैं, अपने डिफरेंट NGOs के थ्रू सोशल वर्क में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और फाइनली क्या होता है कि काम करते करते ये इनको समझ में आता है कि बांग्लादेश में कितनी ज़बरदस्त गरीबी है, इतनी ज़बरदस्त गरीबी है कि इसको सही करने के लिए कुछ एक इकोनॉमिक, हमें कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे। जैसे क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने क्या समझा, 1976 हो चुका था तब तक, तो इन्होंने एक विलेज में ये विजिट किया और वहाँ पर इन्होंने समझा कि लोगों को, जो किसान हैं, जो बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको बहुत छोटे लोन्स की ज़रूरत होती है जिसके लिए वो बैंक नहीं जा सकते। जैसे आप अगर अपने गांव देहात के जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे या जो लोग गांव विजिट करते होंगे, उनको पता होगा कि गांव में जो गरीबी है वो किस लेवल की गरीबी है। भारत में भी, मैं बहुत खुले तौर पर ये कह रहा हूँ, भारत में भी है ऐसे कई सारे गाँव हैं जहाँ पर गरीबी ज़बरदस्त है। तो लोगों को पैसे की कितनी ज़रूरत होती है, 5,000 10,000 रुपये की। अब 5,000 10,000 रुपये के लिए बैंक वो नहीं विजिट कर सकते हैं, ना ही बैंक में उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई पैसा है, ना ही बैंक में गिरवी रखने के लिए उनके पास कोई ज़मीन है, ना ही कोई कागज़ हैं। वो कागज़ पत्तर पढ़े लिखे भी नहीं कि वो कागजी कार्रवाई इतनी कर पाएँ। तो बैंक से लोन लेना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बात उनको समझ में आ गई। बांग्लादेश में भी सेम चीज़ लागू होती थी। उनको ये बात समझ में आ गई कि लोगों को छोटे छोटे पैसों की ज़रूरत है। अब छोटे पैसों की ज़रूरत सपोज़ मुझे या आपको है तो आप क्या करेंगे, हम लोन थोड़ी लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी अपने फ्रेंड से मांग लेते हैं कि भाई 5,000 रुपये दे दो, ज़रूरत है, बाद में रिटर्न कर देंगे, ऐसे करके। लेकिन अब आप समझिए एक गाँव की सिचुएशन जहाँ पर आप भी गरीब हैं, आपके जानने वाले भी गरीब हैं, आपके लेवल की ही गरीबी है वहाँ पर सबके पास। तो किसी के पास उतना पैसा ही नहीं कि वो आपको लोन के तौर पर देगा। तो आप क्या करोगे, आपके गांव में जो लैंडलॉर्ड होगा या जो अमीर आदमी होगा जिसके पास थोड़े ठीक ठाक पैसे होंगे, आप उसके पास जाओगे और उससे आप सूद पे पैसे ले लोगे। ऐसा ही होता है गांव में, सूद पे लोग 15% सूद पे पैसे ले लेते हैं और उसके बाद वो और मुसीबत में फंस जाते हैं। वो 15% कितना होता है वो इकोनॉमिकली समझ नहीं पाते उस चीज़ को, और फिर वो उस साइकिल में फंसते चले जाते हैं जहाँ पर अपनी ज़मीन बेचनी पड़ जाती है उनको, आगे चल करके अपनी गाय भैंस जो पालतू जानवर पाले होते हैं वो बेचना पड़ जाता है उनको। ऐसी तमाम दिक्कतें लोगों को होती है। ये बात मोहम्मद यूनुस को समझ में आ गई थी कि लोगों को छोटे लोन्स की ज़रूरत है और लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट, उन्होंने छोटे लेवल पर माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू करी। माइक्रो फाइनेंसिंग उन्होंने क्या करी कि उनके पास जितने पैसे होते थे, बहुत ईजी सिस्टम बनाया माइक्रो फाइनेंसिंग का। उन्होंने इंटरेस्ट भी कोई बहुत कम रखा, सिर्फ 1% 1.5% इंटरेस्ट रखा कि लोग वो पैसा रिटर्न कर दे, लोगों की मंशा हो उस पैसे को रिटर्न करने की। ऐसा नहीं है कि लोगों ने लोन लिया और लेके हम बांट रहे हैं खैरात और लोग लेकर के
भाग रहे हैं, ऐसा भी ना करें लोग। तो 1-1.5% की सिर्फ इंटरेस्ट रेट रखा और जो जेन्युइन लोग थे उनको अपने लेवल पर इन्होंने पैसा बांटना शुरू किया। सरकार को ये मॉडल इतना पसंद आया कि बाद में फिर इन्होंने क्या किया था कि इस माइक्रो फाइनेंसिंग का, जो नॉर्मल माइक्रो फाइनेंसिंग कर रहे थे, इसको स्ट्रक्चराइज करने के लिए इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की और ग्रामीण बैंक के ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। फाइनली क्या होता है कि ग्रामीण बैंक, इतना ये कॉन्सेप्ट पसंद आया सरकार को कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट से लोगों की सही में मदद हो रही है और इसीलिए इनको बैंकर ऑफ द पुअर भी कहा जाता है। मोहम्मद यूनुस काफ़ी फेमस नाम है इनका कि ही इज़ द बैंकर ऑफ द पुअर। तो ग्रामीण बैंक का ये जो कॉन्सेप्ट था छोटे लेवल पर माइक्रो फाइनेंसिंग का, ये इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करता है बांग्लादेश के अंदर में कि सरकार बहुत खुश हो जाती है इससे और इस पूरे ग्रामीण बैंक के कॉन्सेप्ट को नेशनलाइज भी कर दिया जाता है। तो और कहा जाता है कि आज की डेट में ग्रामीण बैंक से जितने पैसे लोन दिए गए हैं उसका 97% पैसा जो है वो वापस भी आया है और कम से कम इसमें 6.38 बिलियन यूएसडी अभी तक दिए जा चुके हैं लोगों को लोन के तौर पर और कम से कम 7.4 मिलियन बोरोवर्स हैं ग्रामीण बैंक के पैसे के। तो इस इतने बड़े लेवल पर बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक ने काम किया है और इसी के लिए साल 2006 में इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था ग्रामीण बैंक के इसी कॉन्सेप्ट की वजह से और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इकोनॉमिक्स में ही इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की है। तो इकोनॉमी की बहुत ज़बरदस्त समझ भी मोहम्मद यूनुस को है, तो पढ़े लिखे काफ़ी व्यक्ति हैं इन्होंने। अब ये सारी हो गई अच्छी अच्छी बातें, अब आता है कंट्रोवर्शियल पार्ट। अब देखिए होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी दे देता हूँ कि मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना का 36 का आंकड़ा है। क्यों 36 का आंकड़ा है? ऐसा कोई बहुत पॉलिटिकल इशू ही है सिर्फ आपस में, ऐसा कोई आइडियोलॉजिकल इशू नहीं है। पॉलिटिकल इशू ये है कि मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि साल 2006 के बाद जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था उसके बाद इनकी जो फेम है, नेम फेम काफ़ी बढ़ गया था। तो 2007 में इन्होंने अपनी पार्टी शुरू करी थी और ये गवर्नमेंट में आना चाहते थे, अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे और शेख हसीना के कई सारे मेजर्स को बहुत मुखरता से ये क्रिटिसाइज़ भी करते आए हैं। उनके खिलाफ लिखना, ब्लॉग्स लिखना या स्पीचेस में उनको क्रिटिसाइज़ करना कि ये स्टेप उनका गलत था, ये स्टेप उनका गलत था इस चीज़ में। और उसी वजह से शेख हसीना की सरकार और मोहम्मद यूनुस में 36 का आंकड़ा रहा है। तो फाइनली 2009 में शेख हसीना की सरकार आती है और शेख हसीना की जैसे ही सरकार आती है वैसे ही इनका जो ग्रामीण बैंक है वो शेख हसीना गवर्नमेंट के स्कैनर में आ जाता है 2011 में। तो साल 2011 में इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा। ऐसे बहुत सारे आरोप हैं लेकिन सबसे बड़ा आरोप ये था कि इन्होंने नॉर्वे से पैसा उठाया है, लार्जर बैंक से पैसा उठा करके नॉर्वे के, और उसको बांग्लादेश में मिसयूज़ किया है। अब देखिए माइक्रो फाइनेंसिंग, आपने जितने भी छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ग्रुप्स देखे होंगे आपको पता होगा कि इनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा लगते हैं कि इन्होंने फंड्स को मिसयूज़ किया है। इनके ऊपर टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी के भी आरोप लगे शेख हसीना गवर्नमेंट में। कम से कम इनके ऊपर 150 से ज़्यादा केस जब तक शेख हसीना की सरकार रही तब तक इनके ऊपर लगते गए। तो अब कहा जाता है कि ये जितने भी केसेस लगे शेख हसीना गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस इनके ऊपर लगाए। बिकॉज ये जो नॉर्वे वाला केस है बहुत फेमस इसलिए हुआ था कि नॉर्वेजियन जो सरकार है, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट है, उसने इनके ऊपर केस नहीं दर्ज नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश में केस दर्ज हो गया और इसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन जितने भी 150 केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं मोहम्मद यूनुस के ऊपर, उसमें से एक भी केस में उनको सज़ा कभी नहीं हुई। वो केस चलते रहे, उसमें जो कुछ दिनों के लिए डिटेन होते थे फिर इनको छोड़ दिया जाता था, इस तरीके से चलता रहता था। तो इनके पास ना इनके प्रति कोई पुख्ता सबूत है जो कोर्ट के सामने लाया गया, ना ही कोई बहुत बड़ा केस में इनको आज तक सज़ा हुई है। उसके बाद क्या होता है कि फाइनली जो ये, क्योंकि ये ग्रामीण बैंक को सेटअप इन्होंने किया था तो ये उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो इन सारे केसेस का हवाला दे करके शेख हसीना सरकार अब ग्रामीण बैंक तो बंद नहीं कर सकती थी। तो इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद यूनुस को एमडी के पोस्ट से हटा दिया। और हटाने का जो रीज़न था वो ये दिया कि ये 60 साल की उम्र हो चुकी है इनकी, लेकिन अब इन्होंने कंटेस्ट कर दिया इस चीज़ को हाई कोर्ट में कि भाई मेरी 60 साल की उम्र तो साल 2000 में ही हो चुकी थी। 1940 में मैं पैदा हुआ हूँ, 2000 में ही मैं 60 साल का हो गया था। लेकिन ये सारे जो आपने स्टेप्स है ये 2009 के बाद क्यों लिए जा रहे हैं? शेख हसीना की गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद मुझे 60 साल का बता करके रिटायर क्यों किया जा रहा है ग्रामीण बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट से? लेकिन हालांकि हाई कोर्ट ने भी इनके अगेंस्ट में फैसला सुनाया और इनको फाइनली मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट से हटा दिया जाता है ग्रामीण बैंक के। तो ये शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के बीच का रिलेशन है और कहा जाता है कि इन दोनों नेताओं में 36 का आंकड़ा है और इस तरीके से लोगों में काफ़ी दोनों लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस लोगों में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं अपने इकोनॉमिक मेजर्स की वजह से और ख़ास तौर से ग्रामीण बैंक की वजह से। अब आते हैं जो दूसरा आपने टॉपिक देखा था, यानी कि इस जमात इस्लामी का।
अब जमात इस्लामी अगर आपको कहते हैं कि बांग्लादेश में कैडर बेस सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है तो वो जमात इस्लामी पार्टी है। और ये पार्टी वैसी है, जो मैं खुल करके बोलता हूँ, ये पाकिस्तानी बैक्ड पार्टी रही है हमेशा से। जब बांग्लादेश में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था शेख मुजीबुर रहमान के बैनर के तले, तब यही पार्टी थी जमात इस्लामी जो कि इसका सबसे ज़्यादा विरोध कर रही थी। और वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश एक अलग देश बने, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ मिल करके ही रहना चाहते थे। और इसी वजह से जमात इस्लामी के कई सारे बड़े नेताओं के ऊपर चल करके बाद में केस भी होते हैं। जब शेख हसीना की सरकार बनती है, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुक्ति बाहिनी के कई जो एक्टिविस्ट थे उनका पता बताया था पाकिस्तानी आर्मी को, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उन एक्टिविस्ट को मार दिया। तो इस वजह से उनके ऊपर कई सारे जमात इस्लामी के बड़े नेताओं के ऊपर केस भी चले और जमात इस्लामी को बैन किया गया। उसके बाद अभी रिसेंटली 2024 में अगस्त 1 को फिर से बैन किया गया था, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जमात इस्लामी का हिस्ट्री रहा है। और अब शेख हसीना के बेटे ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये आईएसआई ने सपोर्ट किया है इस पार्टी यानी जमात इस्लामी को, और इसीलिए जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के तौर पर खड़ा होता है। और वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट इस आईएसआई के सपोर्ट और पैसों के बाद ही बन पाता है, जहां पर शेख हसीना को फोर्स कर दिया जाता है कि वो रिज़ाइन करके अपना देश छोड़ दें। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थी इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितना सही लगता है, कितनी सही है ये कॉन्स्पिरेसी। तो इस पर ज़रूर आप कमेंट करिएगा। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखिए अभी रिसेंटली 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त को देखते हुए अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आए हैं। अब आप अनअकैडमी के जितने भी बैचेस चल रहे हैं उन सारे बैचेस को, मतलब कि अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है यूपीएससी सीएससी का, उस सब्सक्रिप्शन को सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ पर ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस सब्सक्रिप्शन में कुछ क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। यहाँ पर भी सेम सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल बैचेस में हैं, जैसे कि हमारे जो इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ हैं, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, ये सारी फैकल्टीज़ आपको वहाँ पर पढ़ा रही होंगी। 1-to-1 इसमें मेंटोरशिप सेशन होंगे। उसके साथ साथ इसमें अगर आपको कोई डाउट आते हैं उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस होंगे। आप जितने मेंस के आंसर्स लिखते हो सारे आंसर्स आपके इवैल्यूएट भी होंगे। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को, इन सारे कोर्स को, इसको सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।